मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त चुनावी टक्कर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैतूल में जनसभा को संबोधित किया, वहीं राहुल गांधी ने विदिशा में। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जहां जहां आती है वहां तबाही लाती है, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियों का दौर जारी है। इस क्रम में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैतूल में रैली की और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने रैली में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों में बीजेपी के प्रति अभूतपूर्व विश्वास और स्नेह है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल रफ्तार देने का। ये चुनाव है कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार को फिर कभी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगाने देने का। कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैतूल में रैली में कहा कि सूबे के लोगों में बीजेपी के प्रति अभूतपूर्व विश्वास और स्नेह है। कांग्रेस को कभी नहीं लगा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया जाएगा या राम मंदिर का निर्माण वास्तव में होगा। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां को संबोधित करना शुरू कर दिया है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। जैसे जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने आज मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह जाकर घर घर जाकर मतदाता पर्ची बांटी, आम जनता से बातचीत की और वोट की अपील भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भोपाल में यहाँ पर अलग अलग जगह पर पहुँचे हैं, जहाँ पर विधानसभा जो क्षेत्र हैं वहाँ के बूथों पर पहुँचकर उन्होंने वार्ड में जाकर लोगों के घर में जाकर उन्हें मतदाता पर्ची दी और साथ ही वोट करने की अपील की। तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो घर घर जाकर पर्ची बांट रहे हैं, मतदाता पर्ची बांट रहे हैं और साथ में वोट की अपील कर रहे हैं। इससे पहले तक ये देखने को मिलता रहा है कि जब जो बूथ पर पहुंचते हैं, जो बूथ के कार्यकर्ता होते हैं बीजेपी के, वो घर घर जाकर मतदाता पर्ची देते हैं। लेकिन इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील के साथ बड़े और दिग्गज नेता घर घर दस्तक देकर डोर टू डोर पहुंचकर मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। राजस्थान में अब चुनावी माहौल पूरी तरह परवान पर चढ़ने लगा है और अब पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को जल्दी इस बात का इंतजार है कि किसी तरह उनके केंद्रीय नेता राजस्थान में आकर उनके पक्ष में चुनाव प्रचार कर माहौल बनाते नजर आए। इसी के तहत कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी राजस्थान आने वाले हैं और कल पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह, जेपी नड्डा सहित तमाम नेताओं के राजस्थान में दौरे शुरू हो जाएंगे। बीजेपी की कोशिश यही है कि इस बार चुनाव के करीब 8-9 दिन पहले वह अपना राजस्थान के लिए घोषणा पत्र जारी कर दे और कहा जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के इस चुनावी घोषणा पत्र को जारी करने जयपुर आ सकते हैं। और कांग्रेस के लिए इस चुनावी साल में राहत की बात यह रही है कि साल 2020 के बाद अब अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट की तस्वीर भी साफ तौर पर बैनर और पोस्टर में, यानी कि कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक साथ देखने को मिलेगी। ये दोनों ही नेता कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में राज्य भर में घूमते हुए चुनाव प्रचार करते नजर भी आएंगे। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नीतीश कुमार के बयान से आहत पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज मौन धरने पर बैठ गए। उनका साथ देने के लिए बीजेपी के कई नेता इस धरने में मौजूद थे। सभी सरकार के खिलाफ यानी नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, उन्हें तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने आज यादव समुदाय के लोगों का महाजुटान किया है। राजधानी पटना में 21,000 नेता और कार्यकर्ता जो यादव समाज से आते हैं वो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी का मकसद यही है कि बिहार के लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि यादव समुदाय के जो लोग हैं वह लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं यादव समुदाय के लोगों को छलने का काम किया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। क्या महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? अजित पवार की एक बार फिर नाराजगी की खबरों के बीच
उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण बताई जाती है। इस मुलाकात के बाद अजित पवार एक्शन मोड में हैं और लगातार मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। वो अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। 21 नवंबर को अजित पवार ने अपने गुट के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी नजर है। बताया जाता है कि अजित पवार ने जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तो उन्होंने कई शिकायतें की। जैसे उन्होंने कहा कि उन्हें ठीक से मंत्रालय में काम नहीं करने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके विधायकों की शिकायत है कि उन्हें फंड नहीं मिल पा रहा है। दूसरे, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी एकनाथ शिंदे का जो रुख है या जो सरकार का रुख है वो क्या है। जमा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। आने वाला लोकसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के लिए कितना बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है, इसके संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। बालासाहेब ठाकरे के करीबी रहे दो बड़े नेता रामदास कदम और गजानन कीर्तिकर, जो पहले उद्धव ठाकरे के साथ थे, बाद में एकनाथ शिंदे के साथ शामिल हो चुके हैं, वो लोकसभा की एक सीट को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। दोनों नेता आपस में भिड़ चुके हैं, यहाँ तक कि दोनों नेता एक दूसरे को गद्दार ठहरा रहे हैं। दोनों के बीच में विवाद तब शुरू हुआ जब रामदास कदम ने एक दिन अचानक बयान दिया कि गजानन कीर्तिकर की उम्र काफ़ी हो गई है और वे चुनाव न लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। इस पर तुरंत पलटवार करते हुए जवाब में कीर्तिकर ने कहा कि उम्र को कोई मसला नहीं है, मैं तन मन से पूरी तरीके से फिट हूँ, इस पर बार भी चुनाव लड़ूंगा। पार्टी एक ही परिवार के कितने लोगों को टिकट देगी। रामदास कदम का एक बेटा योगेश कदम पहले से ही विधायक है और दूसरे को सांसद लड़ाना चाहते हैं। इस पर फिर से कदम ने कहा कि कीर्तिकर पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका बेटा उद्धव के साथ है और वे खुद शिंदे के साथ है। कीर्तिकर ने दूसरी बार भी पलटवार किया और लिखित बयान जारी कर रामदास कदम को न सिर्फ गद्दार कह डाला बल्कि उनके गद्दारी का लंबा इतिहास भी बता डाला। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। सनातन धर्म और हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर चुके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार माता लक्ष्मी पर अमर्यादित टिप्पणी की। इसके बाद न केवल भारतीय जनता पार्टी, इस बार कांग्रेस ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपावली के मौके पर अपनी पत्नी की पूजा की और सोशल मीडिया मंच एक्स पर उसकी तस्वीरें डाली। उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी की पूजा और सम्मान करते हुए पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ और 20,000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। हालांकि इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। वो ये कहना चाह रहे थे कि दरअसल पत्नी ही घर की असली लक्ष्मी होती है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिवाली के बाद छठ पूजा मनाने के लिए लोग बड़ी संख्या में अपने अपने गांव, अपने अपने शहर जाने के लिए निकले हैं। ऐसे में चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात की जाए या फिर आनंद विहार टर्मिनस की बात की जाए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर विशेष तौर पर रेलवे की तरफ से 190 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई गई हैं। इस बार दिल्ली से पटना के लिए आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और इसके साथ साथ टिकट काउंटर की अगर बात की जाए तो बड़ी भीड़ होने की वजह से रेलवे सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें प्लेटफॉर्म टिकट पूरी तरह से 18 तारीख तक बंद रखा गया है, क्योंकि कोई भी यात्री जब अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल जाता है तो उसके साथ उनके रिश्तेदार छोड़ने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि प्लेटफॉर्म टिकट बिल्कुल ही न दिया जाए। कैमरामैन हरविंदर के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिवाली के बाद मनाए जाने वाले छठ पूजा का पावन पर्व काफ़ी करीब है। मुंबई में बड़ी तादाद में उत्तर भारत और बिहार के लोग रहते हैं। इस पर्व को अपनों के साथ मनाने के लिए लोग गांव का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते मुंबई के रेलवे स्टेशनों पे भारी भीड़ उमड़ रही है। खास करके यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों का काफ़ी बुरा हाल है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल और छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन पर पब्लिक का बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हालत यह है कि यार्ड में खड़े बिना प्लेटफॉर्म पर लगे ट्रेनों में ही लोग सीट पकड़ने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। भीड़ इतनी है कि ट्रेनों में लोगों को जगह नहीं मिल रही।
ट्रेनों में जनरल, स्लीपर और एसी कोच एक जैसा हाल हो चुका है। जिन लोगों ने पहले रिजर्वेशन करवा भी लिया, उन्हें भी अपनी सीट पर भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। महिला और बच्चों का काफ़ी बुरा हाल है। इतनी तादाद में बड़ी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि पहले से ही उन्होंने छठ के पर्व को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें छोड़ी थी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि रेलवे के सारे इंतजाम धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भले ही अपने आप को उद्धव ठाकरे से बेहतर मुख्यमंत्री बताते हों, लेकिन एक मामले में वो उद्धव ठाकरे से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। मामला है जरूरतमंदों के मदद के लिए फंड इकट्ठा करने का। आरटीआई से जो मुख्यमंत्री राहत कोष का आंकड़ा आया है, उसके मुताबिक जो 3 मुख्यमंत्री हैं, उनमें चंदा इकट्ठा करने में उद्धव ठाकरे सबसे अव्वल नंबर पर हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने 2 साल के कार्यकाल में 793 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, जबकि देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 614 करोड़ रुपए जोड़े, जबकि इस मामले में एकनाथ शिंदे सबसे पिछड़ते नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकाल में 65 करोड़ 88 लाख रुपए जोड़े हैं। कैमरामैन अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। अयोध्या में बनेगा लक्ष्मण पथ। गुप्तार घाट से लेके राजघाट तक इसका निर्माण किया जाएगा। अयोध्या में लक्ष्मण पथ के निर्माण में करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। अयोध्या में रामपथ का निर्माण भी तेजी से चल रहा है, जो करीब 13 किलोमीटर लंबा मार्ग है। इसके बाद जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ के बाद अब अयोध्या में लक्ष्मण पथ के निर्माण की तैयारी तेज हो गई है। भगवान राम के छोटे भाई और शेषावतार लक्ष्मण के नाम पर बनने वाले मार्ग की कार्य योजना भी तैयार हो गई है। ये पथ 4 लेन होगा। दरअसल अलग अलग पथों के जरिए 4 लेन कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। दरअसल जनवरी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लिहाजा अयोध्या को भव्यता देने की पूरी कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मणिपुर में हिंसा कैसे रुके, अब इस पे गृह मंत्रालय की सीधी नजर है। और गृह मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा रोकने के लिए 9 मैतेई समुदाय के उग्रवादी संगठनों पे 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। बैन इसलिए लगाया है क्योंकि ये उग्रवादी संगठन लगातार मणिपुर में जिस तरह से हिंसा की गतिविधियां हो रही थी और कैसे वहां पे जिस तरह का हिंसा को वहां बर्दाश्त न हो, इसको लेकर गृह मंत्रालय अब सीधा नजर मणिपुर में है और इस संगठनों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और मणिपुर में कैसे शांति बहाल हो, यहाँ पे जिस तरह से लगातार यहाँ पे सेना हो, सीआरपीएफ के जवान हो और मणिपुर पुलिस पे उनके ऊपर में भी हमला किया जा रहा था, उन्हें भी सुरक्षा जिस तरह से वहाँ प्रदान करनी चाहिए थी, उस तरह की सुरक्षा प्रदान करने में इन उग्रवादी संगठनों ने कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे। इसको लेकर अब 9 उग्रवादी संगठनों पर पूरी तरह से बैन रहेगा और मणिपुर में वापस से फिर से एक बार हिंसा रुक सके, लोग अपनी जिंदगी के वापस पटरी पे आ सके और मणिपुर जैसे पहले था और वैसे ही हो सके, इसको लेकर गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार सक्रिय है, कोशिश कर रही है कि जैसे भी करके दिल्ली में हालात को काबू लाने का प्रयास किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सियासत भी जोर पकड़ती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सीधे तौर पर यह समझाते हुए नजर आए कि दिल्ली में जो हालात बने हैं उसके पीछे जिम्मेदारी बीजेपी शासित राज्यों की है, जहां से आतिशबाजी लाकर दिल्ली में फिलहाल छोड़ी गई। हालांकि इस पूरे मामले पर अब बीजेपी भी तेज तर्रार जवाब देती नजर आई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपना दोष कहीं ना कहीं दूसरों पर मढ़ती नजर आ रही है, लेकिन अब फिलहाल जो स्थिति बनती नजर आ रही है उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सियासत को जोर आजमाएगी। साथ साथ दिल्ली वालों को अगले कुछ दिन इस प्रकार से प्रदूषण से रूबरू होना पड़ेगा और सियासत को भी झेलना पड़ेगा। एक और बात भी समझिए कि अगले 2 से 3 दिन दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति को और खराब होने की स्थिति मानी जा सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन ऐसे हालात बने रहने की संभावना है। एक और बात भी है कि आज शाम 5 बजे दिल्ली सरकार की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि अभी की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं और फिर आने वाले दिनों के लिए स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बिल्कुल साफ हो गई थी बरसात की वजह से, लेकिन दिवाली के बाद से फिर से दिल्ली एनसीआर की आबो हवा खराब हो गई, जहरीली हवा में फिर से तब्दील हो गई। लेकिन जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उस प्रयास में एक और जो है कदम उठाया जा रहा है। 100
वाटर स्प्रिंकलर को ऐड किया गया है, जो कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर जिस तरीके से इस वक्त प्रदूषण के हालात हैं उसको कम करने की कोशिश करेगी। पहले भी दिल्ली में के सरकार ने वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करके कई जगहों पर प्रदूषण कम करने की कवायद की थी, लेकिन जिस तरीके से दिवाली के दिन पटाखे जलाए गए, खास करके ये बैन था, बावजूद इसके लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और उसका नतीजा ये है कि दिल्ली एनसीआर की आबो हवा फिर से खराब हो गई। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। में इस बार दीपावली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार देखने को मिला है। अगर 2022 की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 7 दशमलव से अधिक का सुधार देखने को मिला है, जबकि 2021 की तुलना में 22% से अधिक की जो कमी है वो इस बार देखने को मिली है। पंजाब में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए पंजाब के अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, खन्ना, मंडी गोविंदगढ़ और पटियाला जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी सेंटर की स्थापना की गई थी। पिछले साल 2022 और 2021 की दीपावली के दिनों की तुलना में 2023 की दीपावली के दौरान वायु गुणवत्ता के लेवल में सुधार देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी पंजाब में पराली जलाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार की अगर हम बात करें तो पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भटिंडा शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर रहा है, जहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 रिकॉर्ड किया गया है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत 17 नवंबर से होगी और इसके लिए लगातार जो पटना के गंगा घाट हैं वहाँ पे प्रशासन की तैयारियां चल रही है। और आज इन तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ निकले थे। उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। गंगा के किनारे काफ़ी व्रतियों की भीड़ जुटती है और जिसको लेकर गंगा के किनारे जो पानी की गहराई आप देख रहे हैं कि बांस बल्लों से लगाया गया है, जो बैरिकेडिंग लगाई गई है। और जहाँ पे खतरनाक घाट हैं वहाँ पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है, लेकिन 166 घाट इस बार ऐसे निकले हैं जहाँ पर छठ व्रती अर्घ्य दे सकते हैं और वहाँ पे जिला प्रशासन की तैयारियाँ चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने आज और भी निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से जहाँ पे गंगा का पानी घाट दूर है वहाँ पर जो पार्किंग है गाड़ियों की वो घाट के किनारे तक जाए, इसकी व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर छठ व्रती यहाँ पे आते हैं। छठ में दूर दराज के बिहार के इलाकों से गंगा किनारे छठ देने का अलग महत्व है, इसी वजह से गंगा किनारे भीड़ भी काफ़ी लगती है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। दिल्ली के प्रगति मैदान में मंगलवार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज है। 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में दूर दराज से लोग आते हैं और बड़ी संख्या में शिरकत करते हैं। वहीं कई विदेशी मेहमान भी इसका हिस्सा बनते हैं। और इस बार के अगर थीम की बात की जाए तो इस बार का थीम वसुधैव कुटुंबकम रखा गया है। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इस लिहाज से भी इस बार ज्यादा सुर्खियों में है, चूंकि इस बार आप अगर देखें तो प्रगति मैदान पूरी तरीके से रेनोवेट हुआ है और भारत मंडपम यानी कि G20 की अध्यक्षता ये भारत मंडपम कर चुका है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के तौर पर इसे ऑलरेडी जो है वो काफी ज्यादा फेम मिल चुका है। साफ तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा व्यापार मेला इस बार 2023 का ये साबित होने वाला है। कैमरामैन भरत रावत के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश की प्रसिद्ध जांच एजेंसी NIA द्वारा आज कश्मीर घाटी के पुलवामा इलाके में कई सारे मिलिटेंटों की प्रॉपर्टी को सीज किया गया और ये कदम जो है मिलिटेंसी को कश्मीर घाटी में जड़ से उखाड़ फेंकने के रूप में किया जा रहा है। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कम से कम 8 प्रॉपर्टीज़ को नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा आज यहाँ पर सीज और अटैच किया गया। पुलवामा के काकपुरा और दूसरे इलाकों में ये जो प्रॉपर्टीज़ है 2 लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों की प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही है। और इसी केस की आगे छानबीन के दौरान आखिरकार NIA द्वारा जो है इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ को काकपुरा इलाके में सीज किया गया। इसके अलावा एक और मिलिटेंट मोहम्मद शफी वानी जो है उसकी 5 प्रॉपर्टीज़ को भी सीज किया गया। कैमरामैन रशीद के साथ आशीष नगर, न्यूज़ 24।
भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो या हो LAC, अब दुश्मन जो है छिप नहीं पाएगा हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से। ये दुश्मन के लिए है वेपन लोकेटिंग रडार, जो भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। दुश्मन किन जगहों से, कहां से गात लगाकर फायरिंग कर रहा है, ये जो आप वेपन लोकेटिंग रडार देख रहे हैं, इसकी मदद से हमारे जवानों को दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा कि दुश्मन जो है वो कहां से फायरिंग कर रहा है, कहां छिपा हुआ है कायर दुश्मन। सर, इसी पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम से आप लोग पूरा मॉनिटर करते हैं? जी सर, ये इसका मेन सिस्टम कंप्यूटर है सर। ये सिंथेटिक डिस्प्ले है, बारकोड डिस्प्ले है, PSPU है, प्रोग्राम सिग्नल प्रोसेसर यूनिट, जो पूरा प्रोग्राम इसमें सेट है। ये सिस्टम कंप्यूटर है जिसमें पूरा इसका सिस्टम प्रोग्राम सेट है सर। ये दोनों आपस में लिंक होने के बाद सिस्टम कंप्यूटर सिंथेटिक डिस्प्ले, बाकी हमारा पूरा टास्क सिंथेटिक डिस्प्ले के ऊपर चलता है। दुश्मन अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब न हो पाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। बिहार में खनन माफियाओं का आतंक जारी है। अब उनके आतंक का यह हाल है कि पुलिस वालों को भी वो नहीं पकड़ते हैं। बिहार के जमुई जिला के गढ़ी थाना क्षेत्र में एक ऐसी ही वारदात हुई जिससे पुलिसकर्मियों में दहशत व्याप्त है। दरअसल अवैध बालू खनन की सूचना मिलने के बाद गढ़ी के अपर थाना अध्यक्ष प्रभात रंजन अपने पुलिसकर्मियों सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर गए थे। वहां पर उन्होंने एक बालू लदे ट्रैक्टर को देखा और उसके बाद ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने गाड़ी रोकने की बजाय पुलिसकर्मियों पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस घटना में जहां प्रभात रंजन के मौका वारदात पे मौत हो गई, वहीं 2 पुलिसकर्मियों में से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मौका पे पुलिस पहुंची और उसके बाद घटना में शामिल एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है, लेकिन ट्रैक्टर चालक फरार बताया जा रहे हैं। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने जांच के आदेश दिए हैं और घटनास्थल पर जिले के SP कैंप कर रहे हैं। जमुई से ब्रिजमोहन और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। गुजरात में आज मनाया जा रहा है नया साल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। गुजरात में हर साल दीपावली के अगले दिन नया साल मनाया जाता है और आज भी लोग इस मौके पर हर्षोल्लास से एक दूसरे को बधाइयां देते हुए नजर आए। नए साल के मौके पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी अपने गृह राज्य में मौजूद रहे। अपने निवास स्थान पर सुबह से ही नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा और अमित शाह ने सभी से पर्सनली मुलाकात कर नए साल की शुभकामनाएं दी। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुबह त्रिमंदिर में दर्शन किए और उसके बाद नगर देवी भद्रकाली माता के मंदिर पर उन्होंने दर्शन की, आरती की। गुजरात में नए साल के दिन एक और चलन है कि तमाम मंदिरों में अन्नकूट चढ़ाया जाता है और आज तमाम प्रतिष्ठित मंदिरों पर अन्नकूट चढ़ाया गया। इस दिन दर्शन के लिए भी गुजरातियों की मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।